इस समय अमेरिका और इजराइल की इच्छा शक्ति की परीक्षा हो रही है। परीक्षा केवल सैन्य क्षमता की नहीं, बल्कि और भी गहरी चीज की हो रही है। क्या जिन मूल्यों पर इन देशों की नींव रखी गई थी वे इतने मजबूत हैं कि वे रणनीतिक खतरे का सामना करने के लिए असली आर्थिक दर्द सहन कर सकें? ऐसा खतरा जो खुद उनके लिए और पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि पिछले कुछ घंटों में वो परीक्षा एक बार फिर बेहद वास्तविक हो गई है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी मिसाइल विध्वंसक ने एक ईरानी जहाज पर गोलीबारी की, उसे निष्क्रिय कर मरीन भेजे और नियंत्रण लिया। यह कोई चेतावनी नहीं थी, ये लागू करने की कार्रवाई थी। इसी समय अब ईरान बातचीत से इनकार कर रहा है, अमेरिकी मांगों को अनुचित बता रहा है। और इन सब के केंद्र में होर्मुज जलरमरू मध्य है, जहां से दुनिया के 20% तेल का प्रवाह होता है। अधिकतर लोग मध्य पूर्व की बारीकियां नहीं समझते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। वे पेट्रोल पंप पर यह महसूस कर रहे हैं। युद्ध से पहले अमेरिका में पेट्रोल $3 से कम था, अब $4 से ज्यादा है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि यह महीनों चल सकता है। तो बात आखिरकार एक आसान से सवाल पर आ टिकती है, क्या इजराइल और पश्चिम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे दोस्त डेविड मैगरमैन मेरे साथ हैं। डेविड ने 2 दशकों से ज्यादा रेनेसांस टेक्नोलॉजीज, इतिहास के सबसे सफल हेज फंड्स में से एक में काम किया। वो कंप्यूटर साइंस में डॉक्टर, प्रसिद्ध निवेशक और परोपकारी हैं। हाल के वर्षों में डेविड ने बाजार और डेटा आधारित विश्लेषण से आगे बढ़कर पहचान और उद्देश्य जैसे गहरे विषयों पर ध्यान दिया है, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर भी। डेविड, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये वाकई खुशी की बात है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इस समय इजराइल में हैं। यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? कमाल का अनुभव रहा। पिछली 2 यात्राएं रद्द हुई, फिर भी कई बार बुक कर आखिरकार देश आ गया। क्या हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ युद्ध है? कभी नहीं, यही मेरा घर है। यही मेरा घर है। डेविड, 1 हफ्ता पहले तुम्हारी लिखी बात पढ़ी थी और अब उसे मौजूदा हालात से जोड़ना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, हम देख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। हमारे मरीन ने एक जहाज पर चढ़ाई की और अमेरिका ने कहा था गैस की कीमतें बढ़ेंगी। और मुझे पता है कि तुम और मैं इस बारे में बात कर चुके हैं, कैमरे पर भी और कैमरे के बाहर भी। लेकिन पिछले हफ्ते तुमने जो लिखा था उस पर सच में मेरी नजर गई थी। और तुमने उन यहूदी विरोधी मीम्स देखी जिनमें यहूदी गैस की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार बताए गए। मेरी पहली प्रतिक्रिया इसका बचाव करने की थी। मैंने ओहायो के पेट्रोल पंप पर देखा, वहां बोर्ड पर लिखा था यहूदियों ने यह किया है। मैंने और दूसरों ने कहा यह सिर्फ हमारी गलती नहीं, लेकिन तुम्हारे आर्टिकल में लिखा था कि हमने ही किया। हाँ, हमें बताइए कि हमने क्या किया। तो मुझे लगता है कि हमने पश्चिमी समाज में जो गलती की है वो ये है कि हम सोचते हैं कि हम एक अर्थव्यवस्था का समाज है, हम एक वित्तीय समाज हैं और सब कुछ पैसे के बारे में है। हमारी आजीविका और भौतिक सुख ही सब कुछ है और ज़्यादा पैसा कमाना ही सफलता माना जाता है। और आप जानते हैं, हशम ने इंसानों का एक समाज बनाया, जानवरों और इंसानों को इस श्रृंखला के शीर्ष पर रखा और यहूदियों को एक दिव्य आत्मा दी ताकि वे दुनिया की देखभाल करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा सके। हम एक समाज हैं, हमें एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए, ना कि सिर्फ बैंक खातों की। और ईरान, तेल उद्योग और ओपेक के साथ हम जिस स्थिति से जूझते रहे हैं वह ये है, हम बढ़ती गैस कीमतों की धमकी के चलते बंधक बने हुए हैं, जिससे सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और ये महंगाई का माहौल बनाता है और हमारे अल्पकालिक जीवन यापन के लिए चुनौती पैदा करता है। और हमने बुराई को, उस ब्लैकमेल को अंजाम देने और हमें ब्लैकमेल करने में सफल होने दिया है। और ट्रंप प्रशासन और नेतन्याहू प्रशासन दोनों के साथ हमने जो करना चुना है वो ये है कि हमने गैस की कीमतें बढ़ाने पर सहमति जताई है, कम समय के लिए, दुनिया में अच्छाई हासिल करने के लिए, अच्छा परिणाम लाने के लिए, यानी अच्छाई और बुराई के बीच। और ऐसा करने की इच्छा मेरे हिसाब से बेहद साहसी है, लेकिन साथ ही ये साहसिक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यही पश्चिमी समाज की खराबी है कि बुराई को हराने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा पैसा खोने से बचने के लिए भी हमें साहसी बनना पड़ता है। मुझे लगता है इस बदलाव के केंद्र में इजराइल और यहूदी लोग हैं। हाँ, ये शानदार है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों की पहली प्रतिक्रिया इससे दूर हटने की थी, लेकिन आप इसकी ओर बढ़ रहे हैं और इस विचार के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें ये करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इसे करने पर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए। अमेरिका में भी, मतलब इजराइल में हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि वहां भी मिसाइलें गिर रही हैं।
एक आम अमेरिकी को हम कैसे समझाएं कि आपको ये करने पर गर्व महसूस करना चाहिए? हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यही प्रचार युद्ध की झूठी धारणा है कि हमें लोगों को यह मनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं। हमें अच्छा बनना है, लोगों को ये मनाने की ज़रूरत नहीं कि हम महान हैं, बस महान बनना है। मुझे लगता है जब हम लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं तो तर्क कमज़ोर हो जाता है। हमें बस सही काम करना है। अगर हशेम मदद करें और हम दुनिया में अच्छा करें, ईरान को हराए, होर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकाबंदी तोड़े और लंबे समय में तेल की आपूर्ति खोल दे, तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि ये अच्छा है। समय के साथ वे खुद ही इसके अच्छे परिणामों का अनुभव करेंगे। जैसे जैसे हम अच्छे और साहसी काम करेंगे, लोग हमारे खिलाफ लड़ना छोड़ देंगे, क्योंकि वे हमें अच्छाई की ताकत मानेंगे। लेकिन जब हम उन्हें तुरंत ही इसके लिए मनाने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि हमें इसका कोई फ़ायदा दिखे, तो हम बस ऐसे लगते हैं जैसे हम अपनी सफाई दे रहे हैं। आप जानते हैं, ये हैरान करने वाला है। ऐसा लगता है कि ईरान, आप जानते हैं, इस हालिया संघर्ष से पहले भी आप देख सकते हैं कि अब दिवंगत, भगवान का शुक्र है, अयातुल्ला खामेनेई, वे कह रहे थे, आप जानते हैं, अमेरिका जर्जर है, उसमें कोई नैतिक मूल्य नहीं है ना? वे ऐसी सारी टिप्पणियां कर रहे थे और मैं उन्हें सुन रहा था। मैं सुन रहा हूं। शायद उन्हें लगा कि अमेरिका में इतना नैतिक साहस नहीं है कि इसकी कीमत चुका सके। और मुझे यकीन नहीं है कि अमेरिका ने वो कीमत चुकाने का नैतिक साहस दिखाया। मुझे लगता है, आप जानते हैं, इजराइल है, इजराइल। हमारे पास ये आत्मधारणा है कि हमें अमेरिका की ज़रूरत है और ये गठबंधन असंतुलित है, लेकिन ये उल्टी दिशा में है। अमेरिका को इजराइल की ज़रूरत, इजराइल को अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा है। और अमेरिका इजराइल के साथ गठबंधन कर रहा है। हमने अमेरिकी आने और परमाणु सुविधाओं पर बमबारी करने से पहले हवाई क्षेत्र को साफ कर दिया था। ईरान से लड़ाई में हमारी वायुसेना की हवाई हमलों में हमारा रिकॉर्ड बेदाग रहा है। मैं कहने की हिम्मत करूंगा, इस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और अमेरिका हमारे साथ गठबंधन करके लाभ उठा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नैतिक है और वे जो हम कर रहे हैं उसकी नैतिकता को देखते हैं। मुझे लगता है कि वे विजेता के साथ जुड़ना चाहते हैं। और ट्रंप ने भी हाल ही में यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि इजराइल मजबूत है और इजराइल विजेता है और वे खुश हैं। अमेरिका हमारे साथ गठबंधन करके खुश है, ये उल्टा नहीं है। मुझे लगता है अमेरिका नैतिक या अनैतिक दोनों हो सकता है। ये मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या है कि इजराइल नैतिक देश बने और हशेम की दृष्टि में जो सही है वह करे। हमें वही करना चाहिए जो हशेम ने इजराइल देते समय हमसे मांगा था, इस भूमि और खुद को पवित्र बनाना। मुझे लगता है अब हम यही करने लगे हैं। जानते हो डेविड, तुम्हें बोलते हुए सुनना सबसे पहले तुम्हारे देखने के तरीके की स्पष्टता और साफगोई को सामने लाता है। मैं कहूंगा हमारे विश्वास में और उसे व्यवहार में लाने में, है ना? अक्सर लोग सिनेगॉग जाते हैं, वे चर्च भी जा सकते हैं, वे पहाड़ पर भी जा सकते हैं। यह हमारे कर्मों से अलग है। आप इसे संपूर्ण रूप में देखते हैं। ये मुझे आपसे बात करने के बाद पता चला। अब आपका बैकग्राउंड, आप जानते हैं, आपका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है और उस समय जब लोग इसे टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड कहना भी नहीं जानते थे। मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं और दर्शकों को भी बताइए, क्या आपने 18 साल की उम्र में अपनी यात्रा की शुरुआत में ऐसा कहा होता? नहीं, जब आपने ये कहा, मैंने 1985 में हाई स्कूल के दौरान 10 हफ्तों के लिए इजराइल के अलेक्जेंडर मुस हाई स्कूल में पढ़ाई की थी और वहाँ भगवान ने मुझसे बात की थी। मैं एक सेक्युलर यहूदी था, गैर धार्मिक कंजर्वेटिव घर में रहता था, सिर्फ हिब्रू के अक्षर जानता था, शब्दों का अर्थ में ही। फिर मैं इजराइल आया और पहली बार जब मैंने माउंट स्कोपस से यरूशलेम को देखा तो भगवान ने मुझसे बात की और मुझसे कहा, तुम्हें तोरा का पालन करना है, तुम्हें मिज़बोत का पालन करना है, तुम्हें एक अच्छा यहूदी बनना है। और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। अगले महीनों में मैंने इसे समझने की कोशिश की पर असफल रहा। ये चला गया, फिर शांत हुआ और जीवन में बाद में फिर जागृत हुआ। लेकिन मेरी परवरिश मानो शैक्षणिक उपलब्धि ही धर्म हो हुई थी। मेरे पिता टैक्सी ड्राइवर थे। मैं गरीबी में नहीं, लेकिन निश्चित रूप से निम्न मध्यम वर्ग में बड़ा हुआ। मैं शैक्षणिक उपलब्धियों और मेहनत से बेहतर आर्थिक स्थिति चाहता था, जो मैंने हासिल की। मैंने स्टैनफोर्ड से पीएचडी की। 90 के दशक की शुरुआत में मैं अपने पीएचडी के लिए भाषा मॉडल बना रहा था, जब लोग इन्हें नहीं जानते थे। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने शोध के मामले में समय से बहुत आगे था। तब के गणितीय मॉडल आज के मॉडल्स जैसे थे, बस हमारे पास डेटा या कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। मैं मात्रात्मक ट्रेडिंग में इसलिए गया क्योंकि IBM में रिसर्च के दौरान मेरे कुछ दोस्त रेनेसॉन्स टेक्नोलॉजीज़ में चले गए थे।
मैंने अपने वयस्क जीवन के लगभग 20 साल सॉफ्टवेयर लिखने, सिस्टम बनाने और सफल हेज फंड के लिए ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स ऑप्टिमाइज करने में बिताए। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता था जो मुझसे ज़्यादा होशियार थे, पर सिस्टम डेवलपमेंट के इंजीनियरिंग में मैं अधिक प्रभावी था। और मैंने पैसे का महत्व सीखा और साथ ही पैसे के नकारात्मक पहलू भी समझे कि जब आपके पास बहुत संपत्ति होती है तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी भी होती है। मैं वो हिस्सा ठीक से नहीं संभाल पा रहा था। मेरी सोच या मूल्य मेरी संपत्ति से मेल नहीं खाते थे। जब मैंने पैसे दान देने और कुछ हद तक खर्च करने शुरू किए तो मैं वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा था और लगा कि बच्चों को सही संदेश नहीं दे पा रहा हूँ। तब मेरे 2 छोटे बच्चे थे और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी रहा था जो उनके लिए मिसाल बन सके। मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जिसमें जो सबसे ज़्यादा सामान जुटाकर मरता है वही जीतता है। और चाहे मैं इस पर विश्वास करता हूँ या नहीं, मैं ये अपने बच्चों को नहीं देना चाहता था। और इसलिए मैंने कुछ बेहतर, कुछ गहरा तलाशने का फैसला किया। और ऐसा संयोग से नहीं हुआ, बल्कि हशैम ने मुझे इस सब में मार्गदर्शन दिया। इज़राइल में मेरे कज़न का SIP फैमिली समझा था। मैं वहाँ गया और देखा कि टोरा से भरी ज़िंदगी कैसी होती है। और भले ही मुझे ये नहीं पता था कि उससे कैसे जुड़ना है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि मुझे वो बहुत पसंद आया। और आपको क्या अच्छा लगा? आपने क्या देखा? मुझे समुदाय के बीच प्यार की भावना बहुत अच्छी लगी। मेरा कजिन भी इसी समुदाय में था। वो इस समुदाय के केंद्र में था, जैसे अपने छोटे से श्टीबेल का मेयर हो। उसके दोस्त थे, बड़ा परिवार था और वे सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे सभी उसके बेटे के बारे मिट्ज़वा को खुशी और उल्लास के साथ मना रहे थे। मैंने देखा कि मेज पर कुछ बच्चे भी थे। हमारी सभी बातचीतें तोरा के बारे में थी। ये 10 साल के बच्चे मुझसे ज़्यादा जानते थे। और आप जानते हैं, मैं कमरे में सबसे कम समझदार व्यक्ति होने का आदी नहीं था। और मुझे ऐसा लगा कि इसमें मेरी कमी है। ऐसा नहीं है कि मैंने तोरा पढ़ी थी तो मुझे बुरा क्यों लगे कि मुझे नहीं आती, लेकिन ये मेरी विरासत है। मैं एक यहूदी हूँ, ये तोरा है। मुझे लगा मुझे भी उस बातचीत में होना चाहिए था। और अपनी इसी असंतुष्टि के कारण मैंने अमेरिका लौटने पर पार्टनर्स इन तोरा नामक एक संगठन से संपर्क किया और हर हफ्ते एक शानदार खबरूसा डैनियल ऑल्टमैन नाम के वकील जो TNEC से हैं के साथ पढ़ाई शुरू की। और 7 सालों के दौरान मैंने सिर्फ ये देखने के लिए इसे आजमाना शुरू किया कि ऑर्थोडॉक्स यहूदी धर्म से परिचित होना कैसा होगा। और वहीं से मेरा सफ़र आगे बढ़ा। उन 7 सालों के दौरान किसी समय मैं एक फ्रॉमिट बन गया, मैं एक तोरा बन गया। मैं अभी तक एक तोरा का पालन करने वाला यहूदी नहीं बना था, लेकिन मैं ऐसा इंसान बन गया था जिसे विश्वास था कि मुझे तोरा का पालन करने वाला यहूदी होना चाहिए। और फिर अगले कुछ साल ये सोचने में बिताए कि इसे अपने पारिवारिक जीवन में कैसे शामिल करूं। मुझे नए मोहल्ले में जाना पड़ा क्योंकि मैं अरो के भीतर नहीं था और मशूल तक पैदल जाने की दूरी पर भी नहीं था। मेरी पत्नी पुराने घर से खुश थी और मुझे अपने पूरे परिवार को सिर्फ 10 मील दूर जाने के लिए अपनी जड़ें उखाड़ने के लिए मनाना पड़ा। लेकिन वो एक बड़ा सामुदायिक बदलाव था और भगवान का शुक्र है कि मेरे बच्चे अपने अपने तरीके से अलग अलग हैं और सब इसके लिए तैयार थे। मेरी पत्नी भी मेरे बदलाव में सहायक रही हैं। लेकिन मैं उस आदमी से जो यौम किपर पर काम तो करता था लेकिन खाता नहीं था, बदलकर ऐसा व्यक्ति बन गया जो यौम किपर को साल के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आनंदमय दिनों में से एक मानता है। और ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा बदलाव था। रेनेसां के लोगों ने इस बारे में क्या कहा? आप फिर भी सुबह काम पर जाते थे। क्या इसका आपके काम पर कोई असर पड़ा? नहीं, मेरा मतलब है ये सब तब हुआ जब मैं बदल रहा था और जगह भी बदली थी। ये तब शुरू हुआ जब मैं न्यूयॉर्क ऑफिस में था। आखिरकार मैंने वास्तव में 2 साल के लिए रेनेसां से दूरी बना ली थी और फिर फिलाडेल्फिया चला गया और उसके बाद कंपनी में दोबारा शामिल हुआ, लेकिन इस बार दूर से काम किया। तो इस बदलाव का ज़्यादातर हिस्सा तब हुआ जब मैं वहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़रों और बातचीत से दूर था। लेकिन जब मैंने ये करना शुरू किया और मैंने टोरा पढ़ना शुरू किया तो रेनेसां के तकनीकी स्टाफ के कुछ यहूदी सदस्यों में से एक, खास तौर पर एक ने मुझसे साफ साफ कहा कि उसे लगता है कि यह अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ है जो मैंने की है। और उसने मुझे बहुत कठोर शब्दों में मेरी मूर्खता और अज्ञानता के लिए गहराई से आलोचना की। यहाँ तक कि टोरा आधारित दृष्टिकोण और टोरा आधारित जीवन को अपनाने को लगभग बुराई की सीमा तक बताया। और मेरे मेंटोर जो यहूदी नहीं थे लेकिन जिन्हें मैं बहुत मानता था, उन्होंने भी यही सोचा। मुझे लगता है कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था मूर्खतापूर्ण। ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है, अगर आप उन्हें बताते कि आप भारत में ध्यान करने जा रहे हैं तो वे क्या कहते? ओह, वे उसे बहुत बड़ी बात मानते और तारीफ करते।
नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि तोरा किसी तरह से विज्ञान के खिलाफ है, और यह कि वैज्ञानिक पद्धति आध्यात्मिक दुनिया, एक उच्च शक्ति या भौतिक संसार से परे किसी चीज में विश्वास के साथ मेल नहीं खाती। वे ये नहीं समझते कि दुनिया का भौतिक विज्ञान ही तोरा है, कि प्राकृतिक दुनिया और उसमें मौजूद सभी गणित वे उन प्रमुख चमत्कारों में से एक हैं जिनका उपयोग भगवान ने ब्रह्मांड की रचना के लिए किया। और जितना अधिक हम विज्ञान के बारे में सीखते हैं, यह रहस्यवादी समझ के साथ उतना ही अधिक मेल खाने लगता है। मैंने सालों पहले एक जेएलआई रिट्रीट में छबाड़ व्याख्यान में भाग लिया था, जहां एक भौतिक विज्ञानी थे जो बालचुआ बन गए थे, जो क्वांटम भौतिकी, ब्लैक होल, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अंधकार युग और उससे पहले के रहस्यवादियों की प्राचीन लेखन वास्तव में वही चीजें सही ढंग से दर्शा रही थी जिन्हें वे केवल 20वीं और 21वीं सदी में ही समझ पाए। क्वांटम भौतिकी और डार्क मैटर के बारे में खोज करना, और इसका गणित उस बात से मेल खाता है जो रब्बियों ने 1500 साल पहले यहूदी रहस्यवाद के बारे में कही थी। और इसलिए मुझे लगता है कि हम ये सोचने से कि विज्ञान हमारी दुनिया की समझ को आगे बढ़ा रहा है, इस समझ तक पहुंचते हैं कि जब विज्ञान और तोरा में असहमति होती है तो इसका कारण ये है कि विज्ञान अभी पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़ा है और हमें फिर भी विज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए। आप जानते हैं, भगवान ने हमें दुनिया को समझने के लिए दिमाग दिया है और हमें इसका अध्ययन तब तक करना चाहिए जब तक हम इसे और अधिक पूरी तरह से नहीं समझ लेते। हमें समझना चाहिए कि हशम इस दुनिया को हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि उन्होंने इसे बनाया है और तोरा ही हशम है। तो परिभाषा के अनुसार तोरा विज्ञान से अधिक सटीक है और हम न्यूटन के सिद्धांतों के अनुसार तब तक जी सकते हैं जब तक हमें यह एहसास न हो जाए कि वो गलत थे और आइंस्टाइन सही थे, और शायद आइंस्टाइन गलत थे और हॉकिंग सही थे। लेकिन हमें तोरा का पालन उसी तरह करना है जैसा कि रब्बियों ने कहा है और जैसा मौखिक परंपरा कहती है और जैसा ईश्वर कहते हैं, जब तक ये सब एक साथ मेल नहीं खाते। क्या तकनीकी या विज्ञान में कोई है जो आपकी तरह इन दोनों दुनियाओं को एक होते देखता है? बिल्कुल, मेरा मतलब है, मैंने ऐसे लोगों को पढ़ा है जो इसके बारे में लिखते हैं। अक्सर जो सबसे ज़्यादा प्रकाशित होते हैं वे वही होते हैं जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद होते हैं, क्योंकि वे इसके बारे में लिखते हैं ताकि विवाद पैदा कर सकें। और मुझे लगता है कि यह बात आमतौर पर हर चीज़ पर लागू होती है। बुरा ना माने, मैं पॉडकास्ट नहीं सुनता, मैं खबरें नहीं पढ़ता, मैं किसी भी मुख्यधारा की मीडिया को बिल्कुल नहीं देखता, मैं तो आधुनिक किताबें भी नहीं पढ़ता। इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर मामलों में जो भी व्यक्ति पॉडकास्ट प्रकाशित करने, लेख लिखने, यहाँ तक कि किताबें लिखने में अपनी ऊर्जा, पैसा और समय लगा रहा है, वो ज़्यादातर मामलों में मुझे किसी ऐसी बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है जो शायद सच नहीं है, और उन्हें मुझे उस बात के लिए मनाने के लिए उसके बारे में लिखना पड़ता है, बजाय इसके कि मैं खुद दुनिया का अनुभव करूं और अपनी समझ से उस नतीजे पर पहुंचूं। और मुझे लगता है कि भले ही मैं जिन लोगों को जानता हूं उनमें से सबसे कम जानकार लोगों में से एक हूं, फिर भी मैं दुनिया के बारे में ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि मैं गलत जानकारी से गुमराह नहीं होता। इसलिए खबरें ना पढ़कर मुझे लगता है कि मेरी जानकारी उन लोगों से ज़्यादा है जो मुख्य धारा मीडिया से नकारात्मक खबरें लेते हैं। ये कमाल है, आप पहाड़ी चोटी के सन्यासी जैसे हैं। मैं अपनी जिंदगी उसी पर जीता हूँ, सच को देखता है। मैं ज़रूरत भर की जानकारी के आधार पर जीता हूँ और ज़रूरी बातें अपने संबंधों और दौलत के कारण जान सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। मैं आपसे बात कर सकता हूँ और पता कर सकता हूँ कि क्या चल रहा है। मुझे 14 लोगों के प्रकाशन पढ़ने और यह पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सच है। मैं राजनेताओं से बात कर सकता हूँ, मैं सैन्य नेताओं से बात कर सकता हूँ। मेरा मतलब है, मुझे वो पहुँच मिलने का सौभाग्य मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो जानना होता है उसे जानने का ये कहीं बेहतर जरिया है। और अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो मुझे किसी चीज़ के बारे में बता सके, तो शायद इसलिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से मैं ज़्यादा खुशहाल जीवन जीता हूँ। आपने इस पर कई टिप्पणियां की हैं। कुछ मैंने माइकल आइजनबर्ग के साथ आपके पॉडकास्ट में सुनी थी, जिसे मैं सभी को सुनने की सलाह दूंगा। मुझे लगा वह शानदार था, जहां आपने एआई के बारे में बात की, और आपने एआई के बारे में ऐसे शब्दों में बात की जो मुझे लगता है बाकी सभी की बातों के बिल्कुल विपरीत थी, जिसमें मेरे अपने परिवार की भी बातें शामिल हैं कि हम सब बेकार हो जाएंगे। एआई दुनिया पर छा रहा है, कल हम एआई की दुनिया में होंगे। और आपने ये शब्द इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, मुझे पता है, आपने इसे पॉन्जी स्कीम कहा, या जैसे भी आपने कहा। क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं? और क्या आप इसे देख पाते हैं अगर आप पॉडकास्ट, मीडिया और बाकी सब कुछ फॉलो कर रहे होते?
मेरा मतलब है मैं अपनी पूरी वयस्क जिंदगी से एआई रिसर्च कर रहा हूँ, शायद 35 साल से। मैंने ये चक्रा देखे हैं और इस क्षेत्र में पीएचडी की है। मैं एआई को अपनी पैदाइश से पहले से जानता हूँ। एआई बनने में 100 साल लगे हैं। ये पिछले 10 सालों में हुई कोई चीज़ नहीं है। और दुनिया में एआई के आने का जो चक्र है उसमें एआई एल्गोरिदम जब भी आए हैं उनका प्रदर्शन हमेशा डेमो डे पे सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता तो वे डेमो डे को टाल देते। इन उत्पादों के पीछे जो वैज्ञानिक हैं वे बस बुद्धिमत्ता के दिखावे का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन अब तक ये एल्गोरिदम, मेरा मतलब है, हो सकता है कि हम क्वांटम एंटेंगलमेंट और अन्य तरह की उन्नत कंप्यूटिंग तकनीकों के साथ कुछ नया लेकर आएं। शायद हम कुछ नया बना सकें। लेकिन आज हमारे पास जो है वो सिर्फ बुद्धिमान पैटर्न मिलान है। मेरे अनुसार बड़े भाषा मॉडल इतिहास के सबसे खराब डेटाबेस स्टोरेज सिस्टम है। वे बस अपने प्रशिक्षण डेटा को सैकड़ों बार अलग अलग पैटर्न में याद कर लेते हैं ताकि वे प्रशिक्षण डेटा में जो देखा है उसे दोहरा सके। बुद्धिमत्ता का मतलब है अपने अनुभव का इस्तेमाल करके किसी नई चीज की व्याख्या करना। ये एल्गोरिदम बस अपने प्रशिक्षण डेटा में बार बार देखी चीजें आत्मविश्वास से दोहरा रहे हैं। अगर कोई चीज प्रशिक्षण डेटा में बार बार नहीं आई तो वे आत्मविश्वास से यादृच्छिक जवाब देते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर आप पता कर लें कि लोग इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किन 100 चीजों के लिए करेंगे और आप सुनिश्चित करें कि आपने उन्हें उन 100 चीजों पर 1 साल 1.5 साल तक बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया है, तो ऐसा लगेगा जैसे आपके पास एजीआई है, आपके पास आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। लेकिन जैसे ही आप उनका इस्तेमाल और विविध चीजों के लिए करने लगते हैं या जैसे ही दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है और आपके प्रशिक्षण डेटा से दूर जाने लगती है, आप देखेंगे कि वे और ज्यादा खराब होते जाते हैं। और यही हम असली दुनिया में देख रहे हैं। समस्या ये है कि हम इन चीज़ों को अपने बैंक खातों से जोड़ रहे हैं, हम इन्हें अपने पासवर्ड और अपनी क्रेडेंशियल्स दे रहे हैं, हम इन्हें अपने समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहे हैं, हम इनके आधार पर व्यापारिक फैसले ले रहे हैं। मेरी समझ है कि मार्क जुकरबर्ग अब कंपनी चलाने के लिए अपने एआई वर्जन का उपयोग कर रहे हैं और ये विनाशकारी फैसले हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर दुनिया में केवल इंसान ही एकमात्र बुद्धिमान प्रजाति है। और मैं ये कहने का साहस करूंगा कि भगवान ने इसे ऐसा ही बनाया है। और ये बाबेल की मीनार जैसा अहंकार है, ये सोचना कि हम वही कर सकते हैं जो भगवान ने किया, कम से कम भगवान जितना अच्छा, बल्कि उससे भी बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मान लेना कि हम ऐसा कर सकते हैं एक खतरनाक बात है, और मुझे लगता है कि हमें भी उसी तरह सजा मिलेगी जैसी बाबेल की मीनार के निर्माताओं को मिली थी। ये एआई से ज्यादा उसका प्रचार है। मेरा मतलब है, जो आप अभी बता रहे हैं वो मेरे और शायद हमारे ज्यादातर दर्शकों के लिए भी नया है कि आज पूरा शेयर बाजार एआई से चल रहा है। हाँ, लोग इसे .com बबल से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। .com बबल में कंपनियां शून्य से या $1 मिलियन की कीमत से $1 अरब की कीमत तक पहुंच गई थी, और फिर जब बबल फूटा तो वे वापस जमीन पर आ गई। हमने $1 ट्रिलियन की कंपनियों को $4 ट्रिलियन की कीमत तक पहुंचा दिया है, और अगर $4 ट्रिलियन की कंपनी फिर से $1 ट्रिलियन की हो जाती है तो इससे पूरी दुनिया के बाजारों और समाज को जो नुकसान होगा वो उस समय से कहीं ज़्यादा विनाशकारी होगा जब कोई मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी लगभग शून्य कीमत पर आ जाती है। और जिस तरह मैंने इसे पोंजी स्कीम कहा था, जो शायद इसका सही वर्णन नहीं है, वो ये है कि अब ये कंपनियां ये सिर्फ एक हाइप मशीन भी नहीं रह गई हैं, अब ये खुद को बनाए रखने वाला अस्तित्वगत खतरा बन गया है। कि अगर ये कंपनियां मान लें कि वे जानती हैं कि यह झूठा वादा है और वे अपने उत्पादों को धोखे से बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं, अगर पहली कंपनी ये खुलासा कर देती है तो वो सबको नीचे गिरा देगी, और इसलिए उनमें से कोई भी ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए वे खेल जारी रखने के लिए एक दूसरे में लगातार और ज्यादा निवेश करते रहते हैं, और खुदरा निवेशकों व इंडेक्स फंड्स को भी साथ खींचते रहते हैं, और हर कोई बस वही करता है जो लोकप्रिय है। और इसलिए इसे सिर्फ उन्हीं के द्वारा नहीं बल्कि और भी लोगों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये एक झूठ पर आधारित है जिसे शायद शुरू में वे नहीं जानते थे, लेकिन अब वे जानते हैं। वे इसे इसलिए बनाए रखे हुए हैं क्योंकि उन्हें निकलने की एक रणनीति चाहिए। उन्हें इससे बाहर निकलने का ऐसा रास्ता चाहिए जिससे विश्व अर्थव्यवस्था नष्ट ना हो। मैं उन्हें इतना श्रेय देता हूं कि वे इसकी परवाह करते हैं, लेकिन ये सब अनैतिक था, क्योंकि जब उन्हें लगा कि ये काम नहीं कर रहा तो वे बुलबुले को और बढ़ाते गए। अब जब ये गिरेगा तो बड़ी आपदा होगी। ये मुझे द बिग शॉर्ट की याद दिलाता है।
उस फिल्म का नाम क्या है? द बिग शॉर्ट। मेरा मतलब है ये द बिग शॉट से भी आगे है, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन आप इसे शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पीछे इतने ट्रिलियन डॉलर लगे हैं कि जितना आप इसे शॉर्ट करेंगे उतना ही वे लोग इसमें और पैसा डाल सकते हैं, जिससे आपकी शॉर्ट पोजीशन बाहर हो जाए और आप दिवालिया हो जाएं। मैं तो बस इसमें निवेश नहीं करूंगा। मैं इसे शॉर्ट करने का जोखिम नहीं लूंगा क्योंकि आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से आप गलत साबित हो सकते हैं। अगर ऐसा तब होता है जब आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकल चुके हों, दिवालिया हो चुके हों और अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर चुके हों, तो आपके सही होने का कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि साथ ही मैं कयामत से पैसे कमाने में कोई मूल्य नहीं देखता। मुझे लगता है कि हमें बस और ज़्यादा लोगों को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि एआई का बिजनेस मॉडल आर्थिक विज्ञान के साथ मेल नहीं खाता, गणित बस मेल नहीं खाता। और अगर हम लोगों को बस यही समझा सके तो हमें इससे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके लिए और ज़्यादा समर्थन जुटा सकते हैं और आखिरकार इन कंपनियों पर इतना दबाव बना सकते हैं कि वे हार मान लें और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें, ताकि हम फिर से अपनी ज़िंदगी जी सकें और अपने बिजनेस चला सकें। इसे समझने और गहराई से देखने के बाद मैं इजराइल गया। इजराइल, आप जानते हैं, एक खास क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में इजराइल खुद को एक लीडर मानता है, चाहे वो साइबर हो या निश्चित रूप से सुरक्षा हो। मेरा मतलब है, अगर हम मौजूदा युद्ध को देखें जिसमें हम हैं, तो हमारे टारगेट्स का चयन, जैसा कि वे कहते हैं, एक एआई मॉडल के अनुसार किया जा रहा है। मुझे लगता है ये उस क्षेत्र में काम कर रहा है, पर एआई नहीं है। यही बात है। ये एक आम गलतफहमी है जो मैंने तब सीखी थी जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में था। एक प्रोफेसर जिन्होंने मुझे एआई के बारे में बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि इसे एआई तब तक कहा जाता है जब तक ये काम नहीं करता, उसके बाद ये सिर्फ एक एल्गोरिदम होता है। गूगल लगभग 2010 के आसपास अब तक लिखी गई सबसे बेहतरीन एआई में से एक था। लोग भूल गए थे कि वो एआई है क्योंकि वे उसे सिर्फ इस्तेमाल करते थे, वो उनकी जिंदगी के बैकग्राउंड में थी। बस एक सर्च इंजन बनकर रह गई। हाँ, स्पीच रिकॉग्निशन भी एआई है। ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या ये वृहद भाषा मॉडल जो ऐसे फ्लुएंट चैटबॉट्स बना रहे हैं जो खुद सोचते हुए लगते हैं, यही असली बबल है। यही चीज़ झूठे तरीके से इंटेलिजेंट के रूप में बेची जा रही है। लोग जब मैं बहुत सारे स्टार्टअप के पिच सुनता हूँ, यही मेरा काम है, और जब भी कोई फाउंडर मुझसे कहता है कि उनका प्रोडक्ट कुछ समझ रहा है या सीख रहा है या विकसित हो रहा है, तो मैं उन्हें रोकता हूँ और पूछता हूँ, आप सीखने से क्या मतलब रखते हैं? क्योंकि सिलिकॉन कंप्यूटर पर गणितीय एल्गोरिदम की गणना हो रही है और संख्याएं आपस में गुणा और जोड़ी जा रही हैं और आपको एक आउटपुट मिल रहा है। वहाँ कोई सीखना नहीं हो रहा है, वहाँ कुछ भी किसी चीज़ को समझ नहीं रहा है। लोग चीज़ें समझते हैं, बच्चे सीखते हैं, बड़े लोग सीखते हैं, कंप्यूटर गणना करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन से एल्गोरिदम चलाए जा रहे हैं, कौन से इनपुट डाले जा रहे हैं और कौन से आउटपुट आ रहे हैं। लेकिन दिखावा ना करें कि आप समझ रहे हैं या सीख रहे हैं। यह शब्दों का गलत इस्तेमाल है। उसके काम करने का तरीका और उसके अर्थ मेल नहीं खाते, और मुझे लगता है कि हमें एआई को इसी नज़रिए से देखना चाहिए। एआई टारगेटिंग बस अतीत के डेटा का इस्तेमाल करती है, पैटर्न मैचिंग करती है और एक जनरेटिव मॉडल बनाती है जो अतीत के आधार पर भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणी करता है। हम इंसान जब से हैं तब से अपने दिमाग में यही कर रहे हैं। आप कोई जानवर देखते हैं और आप ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि आपको उससे भागना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए। ऐसा एल्गोरिदम बनाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये कंप्यूटर का अच्छा उपयोग है। हमें समझना होगा क्या काम करता है। अगर आपके डेटा में ऐसी जानकारी है जो भविष्य के बारे में आपकी अनिश्चितता को कम करने में मदद कर सकती है, तो वही उपयोगी एआई है। अगर आप बस कुछ ऐसा बना रहे हैं जो यादृच्छिक आउटपुट दे रहा है और वास्तव में यह आपको किसी भी तरह की पूर्वानुमानित मापने योग्य अनिश्चितता में कमी नहीं दे रहा है, तो वह उपयोगी एआई नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जो एआई हमें बेची जा रही है उसमें से शायद 5% उपयोग के मामले ही वास्तव में मूल्यवान साबित होंगे। आज बिक रहे 95% उत्पाद संभवतः 3 साल में नहीं होंगे, और जो भी इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाएगा उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि उसने ऐसा कुछ प्रोडक्शन में लगाया जो उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाता है, उसकी वर्कफोर्स और वर्कफ्लो को बदल देता है, और फिर उसे वापस लेने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अगर इजराइल की बात करें तो मैंने इजराइल के अंदर से जो आलोचना सुनी है वो ये है कि इजराइल को लगता है कि हमने एआई को अपनाने में धीमी गति दिखाई है और अब वे तेज़ी से इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इजराइल और किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा यही है कि वे फिलहाल किनारे पर बैठकर इंतजार करें। हो सकता है थोड़ा प्रयोग करें, देखें कि दूसरे लोग इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन में नहीं। अगर मैं गलत साबित होता हूँ और यह मूल्यवान निकलता है तो आप इसे तुरंत अपना सकते हैं, लेकिन अब तक के सबूत दिखाते हैं कि मैं सही हूँ।
और जितनी कम कंपनियां और देश इसे लागू नहीं करेंगे वही विजेता बनकर उभरेंगे। वाह, तो इज़राइल, मेरा मतलब है, देखिए, इज़राइल के पास इन मॉडलों का बहुत व्यावहारिक और सीमित उपयोग है। जैसे कि मिसाइलें आ रही हैं जो आपको मार सकती हैं। हमारी प्रणाली खास एल्गोरिदम से आपकी जान बचा रही है। इज़राइल क्या नहीं कर रहा? तो मुझे आपको 2 उदाहरण देने दीजिए। सेल्सफोर्स ने एजेंटिक एआई को अपनाने में बहुत तेजी दिखाई ताकि बड़े लैंग्वेज मॉडल आधारित एल्गोरिदम को लिया जा सके और उन्हें सेल्सफोर्स की मुख्य कार्यक्षमता में एकीकृत किया जा सके, जिससे ग्राहक एजेंटिक एआई के अद्भुत मूल्य का अनुभव कर सकें। और ये एक आपदा थी और कुछ ही महीनों में ग्राहक शिकायत करने लगे कि बुनियादी चीज़ें अब काम नहीं कर रही थी। वे चीज़ें जो पहले ठोस एल्गोरिदम थी और निर्धारक रूप से काम कर रही थी, वे अचानक बेतरतीब ढंग से खराब हो रही थी। और मार्क बेनियोफ ने एजेंटिक एआई को लागू करने के लगभग 6 महीने बाद सामने आकर कहा, हम पीछे हट रहे हैं, हम इसे हटा रहे हैं, हम वापस निर्धारक आरपीए आधारित एल्गोरिदम पर लौट रहे हैं जिनका वे पहले इस्तेमाल करते थे। हम देखेंगे कि एआई को सही तरह कैसे लागू करें, क्योंकि ये सफल नहीं रहा। एक उदाहरण है एप्पल। तो मार्क के पास वास्तव में ये ईमानदारी थी कि वो ऐसा कर सके। अच्छा, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। एप्पल इसका बेहतर उदाहरण है, क्योंकि सेल्सफोर्स और आईफोन जैसी चीज़ें लोग हर दिन के हर पल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई लेख पढ़ रहे हैं और उसका सारांश बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ये पेशेवर चीज़ है तो आप ये दिन में कई बार करते हैं, और अगर आप इसे सिर्फ अपनी समझ बढ़ाने के इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद हफ्ते में कुछ बार करते हैं। अगर ये ठीक से ना चले तो आप संभाल सकते हैं। लेकिन जब सेल्सफोर्स बंद हुआ तो इससे इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाले व्यवसायों को आपदा झेलनी पड़ी। एप्पल ने जब फ़ोन में एप्पल इंटेलिजेंस से जनरेटिव एआई लाने की कोशिश की तो लोग हैरान रह गए। फ़ोन आपके रोज़मर्रा के जीवन में दिल से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और जैसे ही उन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस को सिरी में फ़ोन पर लागू किया, लोगों की ज़िंदगी में खलल पड़ गया और हर किसी ने एप्पल को दोषी ठहराया कि आप इतने अयोग्य कैसे हो सकते हैं, बाकी सभी लोग एआई में सफल हो रहे हैं, आप लोग ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपके शोधकर्ताओं में क्या कमी है। ये गलत विश्लेषण है, क्योंकि एप्पल के उत्पाद इतने ज़रूरी हैं कि वे बंद होते ही सबको पता चल जाता है। ये एप्पल की सफलता और उस तरह की एआई की व्यापक विफलता के कारण है जिसने एप्पल को बुरा दिखाया और एप्पल इंटेलिजेंस को काम नहीं करने दिया। तो मेरा मानना है कि हम इजराइल में जो देख रहे हैं वो ये है कि कुछ ऐसे इस्तेमाल हैं जो काम करते हैं। इजराइल वही करता है जो सच में काम करता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मायने रखता है, जबकि अमेरिका में वास्तव में कुछ भी मायने नहीं रखता। हमारे आसपास दुश्मन है जो हमें मारना चाहते हैं, और अगर हमने गाजा सीमा पर थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाई और अचानक हम पर हमला हो गया, अगर दुनिया उनकी योजना के अनुसार चलती तो हम यहाँ नहीं होते। लेकिन भगवान का शुक्र है, हिजबुल्लाह आना भूल गया और यहूदा और सामरिया के फिलिस्तीनी भी आना भूल गए, और गाजा का हमास अकेला फंस गया। लेकिन इजराइल में सब कुछ सही चलना चाहिए। हम ऐसा महीना नहीं झेल सकते जहां हमारा सेल्सफोर्स जैसा सिस्टम एजेंटिक एआई की वजह से काम करना बंद कर दे। हम अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे। तो इजराइल एआई को सबसे पहले अपनाने वालों में नहीं हो सकता, क्योंकि इजराइल जो भी महत्वपूर्ण काम करता है वो अस्तित्व के लिहाज से मायने रखता है। यही जगह है जहां मुझे लगता है कि अमेरिका, पश्चिम और यूरोप के बिजनेस वर्ल्ड में चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती। आप ये खेल खेल सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं कि चीज़ें किसी स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन आखिर में वे पीछे हट जाएंगी और लौट जाएंगी। इजराइल को इसे बहुत सावधानी से लागू करना होगा। वे अब शिक्षा में एआई लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमारे युवाओं की शिक्षा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास आईडीएफ में वो प्रतिभाशाली लोग, वो हीरो ना होते, सिर्फ बहादुरी और शारीरिक ताकत से लड़ना ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके और बुद्धिमानी से लड़ना भी जरूरी है। हम अपने सैनिकों की प्रतिभा की वजह से ऐसे दुश्मनों को हरा रहे हैं जो दिखने में हमसे कहीं बड़े और ताकतवर लगते हैं। अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली में सही तरीके से काम न करने वाली एआई को गलत तरीके से लागू करके अपनी शिक्षा प्रणाली को खतरे में डालते हैं तो हम उससे उबर नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये ऐसी बात है जिसके बारे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल में हर चीज़ मायने रखती है। आप जानते हैं, यहाँ यूनिट 8200 की परिघटना है। बिल्कुल, इजराइल की सबसे बड़ी सैन्य खुफिया इकाई 8200 है, जो सिग्नल इंटेलिजेंस संभालती है, और इसके स्नातकों ने कई शीर्ष कंपनियां बनाई हैं।
अगर आप 8200 के शैक्षिक बोर्ड में होते और चाहते कि ये लोग इजराइल का आर्थिक भविष्य मजबूत बनाएं, तो आप उन्हें किस दिशा में भेजते? मेरा मतलब है मैं उन्हें ओपन एआई से पहले वाले मशीन लर्निंग आधारित एआई एल्गोरिदम पर केंद्रित करता। ओपन एआई के चैट जीपीटी लॉन्च करने से पहले हम एक स्थिर मार्ग पर थे, जहां हम मशीन लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स का उपयोग करके डेटा आधारित समाधानों के बेहद शक्तिशाली अनुप्रयोग बना रहे थे, जो बड़े भाषा मॉडल्स का सैद्धांतिक आधार है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स पैटर्न की पहचान ऐसे स्तर पर करने में मदद कर रहे थे जो पहले संभव नहीं था। ये एक पीढ़ियों में एक बार होने वाली वैज्ञानिक खोज थी, जो एआई और मशीन लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए तैयार थी। और फिर बड़े भाषा मॉडल शेक्सपियरियन सोनेट्स और ओपरा की आवाज की नकल के साथ सामने आए, और अचानक हम चमकदार चीजों से भटक गए और फिर से ठीक से सोच नहीं पाए। मैं उन्हें ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स और एलएलएम्स के विज्ञान को समझने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। जब भी मैं किसी ऐसी कंपनी में निवेश करता हूं जो अपने प्रोडक्ट के लिए एलएलएम्स पर निर्भर करती है, तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उनकी टीम में कोई वैज्ञानिक हो जो ज़रूरत पड़ने पर खुद ट्रांसफॉर्मर मॉडल बना सके। शायद वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पर्याप्त ओपन सोर्स एल्गोरिदम पहले से हैं। पहिया दोबारा बनाना ज़रूरी नहीं। लेकिन मैं वही चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा कैलकुलेटर इस्तेमाल करने से पहले जोड़ और गुणा करना जानता हो। और मैं चाहता हूं कि वे एआई एल्गोरिदम से निबंध बनवाने से पहले कागज पर खुद निबंध लिखना जाने। मैं चाहता हूं कि मेरे वैज्ञानिक और मेरी तकनीकी टीमें एआई और बड़े भाषा मॉडल की आंतरिक प्रक्रिया समझे, इससे पहले कि वे इन्हें लागू करें। और फिर जब आप इन्हें समझ लेंगे तो शायद आप इनकी सीमाओं को भी समझ पाएंगे, और आप इन्हें उन्हीं परिस्थितियों में इस्तेमाल करेंगे जहां ये सच में मूल्य जोड़ते हैं, और आप उन परिस्थितियों में इन्हें इस्तेमाल करने से बचेंगे जहां ये देखने में तो मूल्यवान लगते हैं लेकिन असल में नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि वे सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा पीछे जाकर ऐतिहासिक रूप से सोचें। जिन परियोजनाओं से आप जुड़े हैं, उनमें से एक दाऊद का शहर है, जहां मैंने भी काफी समय बिताया है। और अब जानते हैं, इजराइल, आपने इसका जिक्र अपने माइकल आइजनबर्ग के साथ हुई चर्चा में भी किया था। मैंने भी कई बार इसका जिक्र किया है। हम स्टार्टअप नेशन हैं, और आज इजराइल सब कुछ इसी पर दाव लगाता है कि वो स्टार्टअप नेशन है। दरअसल दुनिया के सामने हमारी प्रतिरोधक क्षमता मानो यही स्टार्टअप नेशन है। आखिरकार हम प्राचीन और मूल निवासी राष्ट्र हैं। लगता है हम अपनी ही बातों में उलझकर भूल रहे हैं कि ये सब कहां से आया। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? और डेविड के नगर ने आपके इजराइल को समझने में क्या भूमिका निभाई है? और हमें इतिहास में कहाँ होना चाहिए? हमारे प्राचीन अतीत, हमारे नवाचार भरे अतीत, राजा डेविड के समय से लेकर आज के आधुनिक समय तक, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस कड़ी को जोड़ पाते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं इसे हमारे प्राचीन अतीत के रूप में सोचना पसंद नहीं करता, क्योंकि तोरा, टेम्पल माउंट और यरूशलेम और उसकी वह अद्वितीयता जो उसे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान बनाती है, आज भी वैसी ही है जैसी 3000 साल पहले थी। अक्का और मिकदोस के तीसरे मंदिर में जो कुछ भी होता है वो समय से बंधा हुआ है, लेकिन टेम्पल माउंट की सार्वभौमिकता सार्वभौमिक और कालातीत है। और मुझे लगता है कि जब हम संघर्ष कर रहे थे और जब हम पर हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, वो एक प्रतिक्रिया में था। हमें हशम से प्रार्थना कर उद्धार, पुनर्प्राप्ति और दुश्मनों पर विजय मांगनी चाहिए, क्योंकि हम चौंक गए थे, मुश्किल में थे और संघर्ष कर रहे थे। मुझे लगता है कि और भी ज्यादा जरूरी है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर की मदद से और सभी प्रकट चमत्कारों के साथ विजय प्राप्त कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें अपनी ताकत के स्रोत, अपनी सफलता के स्रोत को स्वीकार करना और भी ज्यादा जरूरी है। हमारी सफलता हमारे प्रयास में है। हम जरूरी भौतिक प्रयास करते हैं, तोरा का अध्ययन, मित्ज़वोत, सईद इलाम और दुताफिला भी करते हैं। अगर हम इसके पात्र होते हैं तो भगवान सफलता देते हैं। हमारे सैनिकों के लिए मेरे मन में अपार सम्मान है। वे मेरे हीरो हैं। कोई भी सैनिक जब चाहे मेरे पास आए, मैं उसके लिए लंच खरीद दूंगा। आपके दर्शक इस पेशकश का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें समझना होगा, और मुझे लगता है वे समझते हैं कि अपनी लड़ाइयों में हर दिन होने वाले चमत्कार हशेम से हैं। और अगर हम टेम्पल माउंट के महत्व और यरूशलेम के महत्व और तीसरे मंदिर और मशीआक के लिए हमारी लालसा की पवित्रता को स्वीकार नहीं करते, तो हम बात को समझ नहीं रहे हैं। हशेम ये हमारे लिए इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी स्टार्टअप्स पसंद है, ना ही इसलिए क्योंकि उन्हें हमारे नोबेल पुरस्कार पसंद है। ये सब हमारी सफलता की भौतिक चीजें हैं।
ये उसका हिस्सा है। भगवान हमें अच्छा बुरा करने की शक्ति देते हैं। आप जानते हैं हमारी दिव्य आत्मा हमें शक्ति देती है और हमारी क्लिपास हमारे द्वारा किए गए बुरे कामों को शक्ति देती है, और यह सचमुच एक सुपर पावर है। हमें अच्छे के लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि हम दिव्य हैं और भगवान को दिखाना है कि सब कुछ उन्हीं से आता है। और अगर मैं पीछे भी जाऊं, जितना कि मैं, आप जानते हैं, दाऊद का शहर में हो रहे काम का बहुत बड़ा समर्थक हूं। शिलोआक तालाब से मंदिर पर्वत तक तीर्थ यात्रा मार्ग की भव्यता को बहाल करना, ताकि हम फिर से वही अनुभव कर सके जो हमारे लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक तप किया जब वहां मंदिर थे। अगर हम वाचा के असली स्रोत हेब्रोन और मखपेला की ओर लौटे तो हमें ईश्वर के चमत्कारों का लाभ मिलता है, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि हम अच्छे काम करते हैं, तौराह का पालन करते हैं और हशेम को स्वीकारते हैं। लेकिन अंततः हमारे पास जो कुछ भी है वो इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने एक वादा किया था, और ईश्वर अपने वचन का मान रखते हैं। ईश्वर ने अव्राम अवेनु और अवोत निमाहोत से वादा किया था कि वो हमारे लिए वही करेंगे जो वे कर रहे हैं। वो ना तो झूठ बोलते हैं, ना वादे से हटते हैं, और सारे कर्ज चुकाते हैं। और हमें जो कुछ भी मिला है वो अवोत निमाहोत के पुण्य के कारण मिला है। हमें सिर्फ ये नहीं दिखाना बल्कि स्वीकार भी करना है कि हमें टेम्पल माउंट, बेस हमीकदाश और हमारी आध्यात्मिकता के घर की परवाह है। ये सब अब्राहम के साथ किए गए वचन और अवोत निमोस की समाधि स्थल का सम्मान करने, हेब्रोन का सम्मान करने और यहूदिया का सम्मान करने के कारण है, जो देश का हृदय स्थल है। और ये सुनिश्चित करें कि हम असली स्टार्टअप नेशन जो अब्राहम का घर है के लिए भी उतनी ही परवाह दिखाएं। और जितनी परवाह हम तेल अवीव, हर्जलिया और इजराइल के पश्चिमी तट पर स्टार्टअप नेशन की करते हैं, उससे भी ज्यादा परवाह करें। अब्राहम समझौते, जैसा कि आप बोल रहे हैं, मैं कल्पना कर रहा हूं कि एक प्रतिनिधि अब्राहम समझौते की चर्चा में हमारे अन्य अब्राहमिक रिश्तेदारों के साथ जा रहा है और वहां ऐसी चर्चा कर रहा है जिसका आपके कहे हुए से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है ये नुकसान है। वो कहेगा, हमारे पास बेहतरीन रक्षा तकनीक और पूरे मध्य पूर्व की खुफिया जानकारी है जिसे साझा करने को तैयार है। लेकिन असल में आप जो कह रहे हैं वो ये है कि हमें ही अपने रोजमर्रा के कामों में इस दिव्य मिशन के विचार को लाना चाहिए, और वही हमारा प्रतिनिधि है। यही अब्राहम समझौते में हमारी प्रतिनिधित्व है। हाँ और नहीं। अगर सीरिया, हमास या ईरान या हिजबुल्लाह के किसी भी नेता अभी भी जिंदा होते तो वे इसे स्वीकार करते। अरब दुनिया के जो नेता जिंदा हैं वे यह स्वीकार करते हैं कि जो हमें शाप देता है वह खुद शापित होता है। जो हमें आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, लेकिन अब यह बदलकर हो गया है कि जो हमें आशीर्वाद देता है उसे समृद्धि मिलती है, जो हमें शाप देता है वह मर जाता है। और इसलिए हो सकता है कि हम पहले अब्राहम समझौते को तकनीक और भौतिक समृद्धि के आधार पर गलती से बढ़ावा दे रहे थे। मुझे लगता है कि अब्राहम समझौते का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि इन देशों के नेताओं की यह इच्छा हो कि वे जीवित रहें और उन देशों के नेता बने रहें। जो हमें आशीर्वाद देता है वो भी आशीर्वादित होता है और समृद्धि पाता है। मुझे लगता है हमने दिखा दिया है कि अगर आप हमारे खिलाफ जाते हैं और माफ़ी नहीं मांगते तो ना आप जिंदा रहते हैं, ना ही आप ज़्यादा समय तक अपने देश के नेता बने रहते हैं। और ये शर्म की बात है कि हम इसे नहीं कहते। हमें भगवान द्वारा दी गई चीज़ों को अपनाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें अपने लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है और अपने अस्तित्व को टेक्निक, स्टार्टअप्स और 30 अरब डॉलर के एग्जिट्स के जरिए सही ठहराना पड़ता है। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारी असली पहचान नहीं। हम स्टार्टअप नेशन नहीं बल्कि एरेदस इज़राइल और तोरा की भूमि है जिसे यहोशुआ ने जीता था। हम इसे फिर से जीतने में लगे हैं और हमें उस विरासत को और उस भविष्य को अपनाना चाहिए। डेविड, मुझे लगता है कि ये शब्द बहुत सच्चे हैं। मैं वास्तव में सार्वजनिक रूप से कहने जा रहा हूं कि मुझे लगता है कि इससे आगे जाना समय की बर्बादी होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक आपके कहे गए पिछले 2 मिनटों को फिर से सुनें। मुझे लगता है कि इतना स्पष्ट मिशन मैंने इस पॉडकास्ट में पहले कभी महसूस नहीं किया था। और मुझे नहीं पता कि जब आप जैतून पर्वत पर खड़े थे तो भगवान ने आपसे ठीक ठीक क्या कहा था, लेकिन उन्होंने इस युवक को, जिसे धार्मिक परिवार में नहीं पाला गया था, सत्य की भावना से भर दिया। ये सच में असली मायने में ज्ञानवर्धक है। मुझे लगता है कि यहां बैठने भर से भी मेरे मन में एक तरह का धुंधलापन है। यहां तक कि मैं खुद
जो अक्सर समाचारों में जाता हूं और इजराइल का बचाव करता हूं और माफी मांगने से बचता हूं, लेकिन उसमें भी वो बुनियादी सच्चाई नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपका धन्यवाद कि आपने इसे ट्रीज पॉडकास्ट में लाया। मुझे लगता है अब ये सच में ईस्ट है। क्या मैं बता सकता हूँ कि युवावस्था में हाशिम का मुझसे बोलना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था? जो मैंने तानिया और हसीदिस का अध्ययन करके सीखा है, वो किसी कबाला से नहीं सीखा। वैसे हमारे श्रोताओं के लिए बता दूं, तानिया तो तानिया ऑल्टर रेबी द्वारा हसीदिक शिक्षाओं का वर्णन है, जो प्राचीन जोहर और यहूदी रहस्यवाद से ली गई हैं, और उन्होंने इन्हें आम जनता के सामने रखा, उस समय की सार्वजनिक राय के विरुद्ध। मेरे लिए यह तत्व मीमांसा और आध्यात्मिक दुनिया का विज्ञान है, जिसे हम केवल रूपकों से पूरी तरह नहीं समझ सकते। तानिया में निहित हसीदिक शिक्षाएं मुझे एक वैज्ञानिक के रूप में यह समझने में मदद करती हैं कि मैं उस आध्यात्मिक दुनिया की कल्पना कैसे करूं जिसे मैं देख नहीं सकता। ये जिम साइमंस जैसे है, जो रेनेसांस के संस्थापक और कंप्यूटेशनल ज्योमेट्रिस्ट थे, 16 आयामी स्थानों और उनके गणित को समझते थे। हम 4 आयामों में रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक, कशरूत, मिज़वोत, क्लिपास जैसी दुनियाएं ऐसे आयाम में हैं जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसे महसूस करने की इंद्रियां नहीं हैं। और तौरा हमें भौतिकता को समझाती है। ये हमारे लिए एक यूज़र मैनुअल है कि हम उस दुनिया को कैसे संभालें, जहां हम उन गड्ढों को नहीं देख सकते जिनमें हम गिर सकते हैं अगर हम उनमें कदम रखते हैं। तो तोरा बताती है कि उस आध्यात्मिक नुकसान से कैसे बचें जो हमें महसूस नहीं होता। तानिया इसके पीछे का मेटाफिजिक्स समझाती है। ये रूपकों से बताती है कि हमारी दिव्य और पशु आत्मा में संघर्ष चलता है, और असल में यह पूरी दुनिया भगवान ही है। अगर आपने द मैट्रिक्स देखी है, तो पहली फिल्म के अंत में नियो जब वर्चुअल दुनिया की संरचना देखता है, असल में हम भी उसी में रह रहे हैं। हमारी भौतिक दुनिया जो बहुत वास्तविक है, और हाशिम चाहता है कि हम इसे बहुत वास्तविक तरीके से अनुभव करें। बस यही है कि इस ब्रह्मांड का 4 आयामी स्थान हाशिम के लिए रूपक रूप में सिर्फ बिट्स और बाइट्स जैसा है। और हम यहूदी भी उस भौतिक दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन तानिया के अनुसार हम उस वर्चुअल दुनिया की संरचना का भी हिस्सा हैं, और हम उस सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। तोरहा, मौखिक परंपरा और रहस्यमय शिक्षाएं हमें ये जिम्मेदारी से करना सिखाती हैं। और जब मैंने अब तीसरी बार तानिया पढ़ना शुरू किया, तो मैंने उसके निहितार्थों को देखना और समझना शुरू किया। आध्यात्मिक दुनिया का, मेटाफिजिक्स, मेटा साइंस। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मेरा काम, हालांकि मैं यहाँ आनंद लेने के लिए भी हूँ, अच्छे टीवी शो देखना, अच्छी वाइन का आनंद लेना, और ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ सांसारिक दुनिया में। मुझे हशेम के लिए कुछ करना है। हशेम ने मुझे यहाँ किसी कारण से रखा है। अगर मेरे एल्गोरिदम उस मैट्रिक्स में फिट होकर ज़रूरी काम करे, तो मुझे दीर्घायु, स्वास्थ्य, उत्पादकता और मेरे बच्चों को भी लाभ मिलेगा। मैं भी कहानी का हिस्सा बनूंगा, जैसे रानी एस्तर बनी, क्योंकि उन्होंने जोखिम उठाकर याकेश वेरुश के पास जाने का निर्णय लिया था। मैं भी अपना हिस्सा निभाऊंगा और इनाम पाऊंगा। अगर मैं ऐसा ना करूं, तो मैं आत्मिक या शारीरिक रूप से मर जाऊंगा और अप्रासंगिक हो जाऊंगा। और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने तानिया से जो सीखा है वो ये है कि मेरा काम है कि जितना जल्दी और जितना पूरी तरह से हो सके ये पता लगाना कि भगवान का मेरे लिए, आपके दर्शकों के लिए और सभी के लिए क्या उद्देश्य है। यहूदियों और गैर यहूदियों के लिए भी। हम सब यहाँ किसी उद्देश्य के लिए हैं, और हमें उसे खोजना है, अपने उद्देश्य को समझना है, और जितना हो सके उतना प्रयास करना है कि हम भगवान की हमारे लिए जो योजना है उसका हिस्सा बन सके, ताकि हम उद्धार पा सकें। हम मसीह का स्वागत कर सकते हैं, तीसरा मंदिर पा सकते हैं और आने वाली दुनिया के नए युग का आरंभ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी। ये मेहनत खुद तय करने से नहीं आती कि तोरा का क्या मतलब है या यहूदी धर्म को क्या बनाना है। हमें समझना है कि भगवान हमें बताते हैं कि तौरा क्या है और इस दुनिया में हमारा उद्देश्य क्या है। डेविड, ये अविश्वसनीय है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।